हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जीएसटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी सेकेंड सीरीज़ है। इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज़ भी पढ़ ली है। अगर आप फर्स्ट सीरीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। उस लिंक पर जाकर आप फर्स्ट सीरीज़ को स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैंने कॉमर्स के कई सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एमसीक्यू के सीरीज़ बनाए हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल पर जाकर इन सारी सीरीज़ को एक बार चेक कर लीजिए। So friends, let us proceed with the second series of our GST, direct and indirect taxes MCQ type questions and answers. So let's start with our 41st question. In case of centralized billing system, only one application is required in respect of all the premises for registration under service tax. सर्विस टैक्स के अंडर अगर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम है तो सिर्फ एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रीमाइसेस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द ट्रू। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मिक्स्ड टैक्स, नन ऑफ द अबव। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। Option B, indirect tax is the correct answer. Next, in case of service tax, all appeals relating to matters of valuation and classification against order of tribunal lies with. सर्विस टैक्स के केस में जो सारी अपील्स होती हैं या जो सारे मैटर्स होते हैं वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन के, और वो अगर ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के होते हैं तो अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो वो कहाँ पर लाई किए जाते हैं या फिर कहाँ पर होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये सारे जो सर्विस टैक्स के केसेस होते हैं, अपील्स एंड वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन के रिलेटिंग मैटर्स होते हैं, तो ये सारी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ एक्साइज ड्यूटी द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस इज फॉर द बायर, ट्रांसपोर्टर, एसएससी, नन ऑफ द अबव। एक्साइज ड्यूटी के केस में जो डुप्लीकेट कॉपी होती है हमारी इनवॉइसेस की, वो डुप्लीकेट कॉपी हमारे ट्रांसपोर्टर के लिए होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रेमिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स बाय नेचुरल कॉजेस ओनली। अगर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से गुड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उस केस में हमारे पास एक्साइज ड्यूटी में प्रोविज़न है कि हम एक्साइज ड्यूटी को रिमिशन कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स टू बी डिस्ट्रॉयड अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर द इनवॉइस शुड इंडिकेट। अब अगर रिमूवल ऑफ गुड्स है और वो डिस्ट्रॉयड हो गए हैं अंडर सुपरविजन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर के, तो इनवॉइस जो है वो इंडिकेट करता है ज़ीरो ड्यूटी, नील ड्यूटी, एग्जम्प्टेड, नो ड्यूटी। तो वो जो सुपरविजन है या फिर वो इनवॉइस जो है वो इंडिकेट करेगा हमारा नील ड्यूटी को। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, और अगर जिस केस में गुड्स डिस्ट्रॉयड होते हैं उस केस में जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर उसको इंडिकेट कर देता है नील ड्यूटी में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एसएसआई यूनिट स्टैंड्स फॉर। एसएसआई यूनिट का मतलब क्या है या फिर उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो जैसे कि हमें पता है एसएसआई इज स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट। सो ऑप्शन बी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशूड विद इन डैश डैश डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन एट द एक्साइज ऑफिस। एक्साइज ऑफिस में जिस दिन हम एप्लीकेशन की रिसीट दे देते हैं उसके कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? 5, 7, 15, 30। तो 7 डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर एक्साइज रूल्स इज और आर ग्राउंड प्लान,
रेंट रिसीट और डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबाउ। अब एक्साइज रूल्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट एनक्लोज किया जाता है हमारी एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के साथ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्राउंड प्लान भी कहते हैं, रेंट रिसीट या डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप भी कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी आता है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what of the following taxes is applicable in the case of supply of goods from Gujarat to Assam? अगर गुड्स गुजरात से आसाम को सप्लाई किए जा रहे हैं तो इनमें से कौन सा टैक्स सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल होगा? CGST, SGST, UTGST, IGST। तो हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे गुड्स जो है वो गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो इसे हम IGST कहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following taxes is applicable in the case of supply of services from Bihar to Rajasthan? अगर हमारे गुड्स या अगर हमारी सर्विसेज जो है वो सर्विसेज बिहार से लेकर राजस्थान को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी केस में आता है? CGST, SGST, UTGST, GST। तो ये भी IGST में आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो अगर एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो वो IGST के अंडर आते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज नॉट केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST? इनमें से कौन सी कमोडिटी है जिन्हें GST के परव्यू के बाहर रखा नहीं गया है? हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, सप्लाई ऑफ लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एविएशन टर्बाइन फ्यूएल। तो इसमें से जो सप्लाई ऑफ लिक्वर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबसम्ड इन GST? GST में इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जिसको सबसम्ड किया है? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे टैक्सेस है इन सारे टैक्सेस को GST के अंदर सबसम किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, GST इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको, लीगल सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो अल्कोहलिक लिक्वर जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसे सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में जम कर दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु शैल बी एम्पावर्ड टू लिवाई एंड कलेक्ट GST ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ ट्रेड और कॉमर्स? अब जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स में, उनमें किसने एम्पावर कर दिया है हमारी GST को कलेक्ट करने के लिए या एम्पावर करने के लिए हमारी सप्लाईज को? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है। सो ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एनी जॉब वर्क कैरिड आउट बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सनस गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज। अब कोई भी अगर जॉब वर्क किया गया हो किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने और वो दूसरे पर्सन्स के गुड्स के साथ ट्रीट किया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर उसे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड जॉब वर्क इज कैरिड आउट विदाउट एनी मटेरियल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेदर द जॉब वर्क इज कैरिड आउट विथ और विदाउट एनी मटेरियल। तो ऑप्शन डी जो है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेदर द जॉब वर्क इज कैरिड आउट विथ और विदाउट एनी मटेरियल, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आफ्टर 31 December 2017 फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम? कंपोजिशन स्कीम के अंडर जब हम टैक्स पे करने को ऑप्ट करते हैं तो उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है हमारी एग्रीगेट टर्नओवर का आफ्टर 31 December 2017 वो कितना होता है? तो वो होता है 75 lakhs इन केस ऑफ आवर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और 1 करोड़ तक होता है अदर स्टेट्स के लिए। सो
यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं 50 lakhs, 75 lakhs, 1 crore एंड ऑप्शन डी जो है ₹75 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ₹1 crore फॉर एनी अदर स्टेट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एग्रीगेट वैल्यू का क्या मतलब है? टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ऑल ऑफ द अबाउ. तो एग्रीगेट वैल्यू जो है वो एग्रीगेट वैल्यू का जब कंपटीशन करते हैं तो इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो ऑल ऑफ द अबाउ जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैन पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम collect any tax from the recipient of goods or services or both. पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता हो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या रेसिपिएंट से गुड्स और सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए? येस, नो, येस प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, येस प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो जो पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स कलेक्ट कर रहा है रेसिपिएंट से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो ये नहीं होता है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैन पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ? सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है वो नो है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, who amongst the following is included in definition of agriculturist as defined in section 27 of CGST Act 2017? CGST Act 2017 के सेक्शन 27 के अंडर एग्रीकल्चरिस्ट जो डेफिनेशन की गई है उसमें इनमें से कौन किसे इंक्लूड किया गया है? इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी. अब हमारे ऑप्शन जो दिए हैं हमें 1 यानी कि इंडिविजुअल, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एज पर CGST Act 2017 मीन्स a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals. Business verticals, organization, continuous business. CGST एक्ट 2017 के अंदर अगर एंटरप्राइज किसी डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट की एंटरप्राइज है तो वो उसके जो इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज हैं या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज हैं उनको अगर सप्लाई करती है या फिर सप्लाई में एंगेज होती है तो वो किस तरह के रिस्क एंड रिटर्न्स को सब्जेक्ट करती है और वो डिफरेंट होते हैं अदर बिजनेस वर्टिकल्स से. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिजनेस वर्टिकल्स. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Next, registered person may issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies provided. जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो इशू कर सकता है अपनी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइसेस को ओनली फॉर जो सप्लाईज उसने किए हैं ईच डे के क्लोजिंग टाइम पे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज प्रोवाइडेड. तो recipient is not a registered person. The recipient does not require such invoice. The value of goods and services or both per invoice is less than INR 200. All the above conditions are satisfied. तो options जो हैं, the recipient is a registered person. The recipient does not require such invoice. The value of goods and services or both per invoice is less than INR 200. तो ये तीनों भी ऑप्शन हैं जो तीनों भी ऑप्शन इनमें लगते हैं तो ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑल दी अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड but not later than.
अब जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जिसको क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है इस क्रेडिट नोट के डिटेल्स को इन रिटर्न ऑफ द मंथ, मतलब कि जब वो क्रेडिट नोट इशू किया गया है उसके कौन से मंथ के अंदर, या फिर इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस है सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वॉज मेड, द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, September following the end of financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, 9 months from the date of issue of credit note। तो जब ये क्रेडिट नोट इशू किया जाता है तो उसे ये सारी डिटेल्स जो है वो इन सारी डिटेल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है जिस सितंबर मंथ में जो फॉलोइंग होता है एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर का, जिसमें ये सारी सप्लाईज की गई है, या फिर वो डेट जब कि ये रिलेवेंट एनुअल रिटर्न्स जो है वो फर्निश किए जाएंगे। तो इन दोनों में से जो डेट पहले आएगी उस डेट को उसे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्टर्ड पर्सन who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient a debit note where a tax invoice has been issued for any goods or services or both, and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, more than the taxable value or tax payable in respect of such supply, less or more than taxable value or tax payable in respect of such supply, less than the taxable value or tax payable in respect of such supply by INR 100। रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने अगर गुड्स सर्विसेज या फिर दोनों को सप्लाई किया गया है तो उसे रेसिपिएंट को एक डेबिट नोट इशू करना होता है, और जहाँ पर टैक्स इनवॉइसेस के लिए वो इशूड किया गया होता है गुड्स सर्विसेज या दोनों के लिए, तो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज होता है इन दैट टैक्स इनवॉइस, तो उसमें फाउंड होता है कि जो लेस देन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेएबल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, तो तभी वो इशू करता है डेबिट नोट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स इज अलाउड टू इशू डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स को अलाउड किया गया है डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस? इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी। सेकेंड ऑप्शन है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड्स इन अ गुड्स कैरेज, सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू दियर टैक्सेबल सप्लाईज। तो हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3, सेकेंड ऑप्शन है 1 and 2, थर्ड ऑप्शन है 1 and 3, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस वो इशू कर सकते हैं इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सो ऑप्शन बी 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज़ प्रोवाइडेड हिज सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कुबेर कैब्स, द टैक्स ऑन सच सप्लाईज शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कुबेर कैब्स, रेडियो टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर रिसीविंग द सर्विसेज फ्रॉम रेडियो टैक्सी ड्राइवर, नन ऑफ द अबव। अब अगर रेडियो टैक्सी ड्राइवर है उसने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के तहत यानी कि कुबेर कैब्स के तहत, तो इसके ऊपर जो टैक्स है सप्लाईज के ऊपर वो कैसे पेड किया जाएगा? तो वो टैक्स भी पेड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कुबेर कैब्स के तहत। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on supply of which of the following items GST shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendations of the council। अब किस आइटम की सप्लाई पर जीएसटी को लिवाई करना पड़ता है उस डेट के साथ जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है और रिकमेंडेशन काउंसिल की रिकमेंडेशन के साथ गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। पेट्रोलियम क्रूड, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ। तो इनमें से कोई भी वो आइटम नहीं है जिसके ऊपर डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट के अंदर कि उस डेट के बाद उसके ऊपर जो है वो सप्लाई डिवाइड किया गया होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच नोटिफिकेशन इज सर्विस नोटिफाइड वेयर इन whole of the CGST is paid on reverse charge basis by the recipients of services। सर्विसेज का जो रेसिपिएंट्स है वो इनमें से कौन से नोटिफिकेशन यानी कि सर्विसेज नोटिफाइड होते हैं जहाँ पर होल CGST पेड किया जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, तो वो नोटिफिकेशन कौन सा है? नोटिफिकेशन नंबर 9 2017 CTR, नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 CTR, नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 CTR, नोटिफिकेशन नंबर 17 2017 CTR। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 CTR। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017, 1 जुलाई 2017। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट थी GST की हमारी इंडिया में वो थी 1 जुलाई 2017। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया द GST इज अ ड्यूअल मॉडल ऑफ UK, कनाडा, USA, जापान। इंडिया में जो GST हमने यूज़ किया है वो ड्यूअल मॉडल है हमारी कनाडा का। तो ऑप्शन बी कनाडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, GST is a consumption of goods and services tax based on development, dividend, destiny, destination। तो GST जो है वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेस्ड है डेस्टिनेशन पर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज GST स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर। GST का स्ट्रक्चर जो है इंडिया में वो कितने स्ट्रक्चर में बेस किया गया है? तो ऑप्शन है चार स्ट्रक्चर में हमारा GST का जो स्ट्रक्चर है वो बेस किया गया है इंडिया में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST इज 28, 12, 18, 20। CGST का मैक्सिमम रेट क्या है? तो CGST का मैक्सिमम रेट है 20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम रेट फॉर SGST और UTGST इज, अब SGST के लिए या UTGST के लिए मैक्सिमम रेट क्या है? 28, 14, 20, 30। तो मैक्सिमम रेट जो है वो है 20। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेट फॉर CGST और ITGST इज 28, 14, 20, 30। अभी हमने ये देखा था कि CGST और ITGST के लिए जो मैक्सिमम रेट है वो मैक्सिमम रेट होता है 28। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कोड इज यूज्ड टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST। GST के अंदर गुड्स और सर्विसेज को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? HSN कोड, SAC और HSNC कोड, GST कोड, SAC कोड। तो वो होता है SAC और HSN कोड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज I इन IGST स्टैंड्स फॉर। IGST में I क्या किस लिए यूज किया जाता है? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, इंट्रा। तो हमारी जो IGST है वो है इंटीग्रेटेड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, but who has no fixed place of business or residence in India is business person, casual taxable person, composite dealer, non-resident dealer। अब पर्सन है जो ओकेजनली ट्रांजैक्शन अंडरटेक करता है और वो इन्वॉल्व होता है सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को सप्लाई करने में, लेकिन उसके पास कोई भी बिजनेस की फिक्स प्लेस नहीं है या फिर रेसिडेंस इंडिया का वो रेसिडेंस भी नहीं है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा नॉन रेसिडेंट डीलर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउटपुट टैक्स ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स रिवर्स चार्ज, एक्सक्लूड्स रिवर्स चार्ज, includes composite tax, includes all the taxes paid।
अब जो टैक्सेबल पर्सन का आउटपुट टैक्स होता है उसमें रिवर्स चार्ज जो है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So friends, in this way the second series of our MCQ type questions is completed here. अगर आप फर्स्ट सीरीज़ भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है. ये सेकेंड सीरीज़ भी आप सभी के सामने है. इसी के साथ और भी सीरीज़ के साथ हम लोग आएंगे जिसमें हम GST और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के MCQ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑडिटिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के भी MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, क्योंकि इन सारी सीरीज़ की वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर. इन सारी सीरीज़ को आप पढ़िए, आपके फ्रेंड्स के साथ, नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इन सारी सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके. सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सीरीज़ जहाँ पर हम लोग और सारे MCQ क्वेश्चंस लेके आएंगे. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.